Yes, students, today we are going to start our last poem from our Flamingo book, that is Aunt Jennifer's Tiger, written by Adrian Rich. Very interesting poem it is, and the poetess of this poem is Adrian Rich. And first of all, let us know about our poetess, Adrian Rich. If I talk about her birth date, her birth year, she was born in 1929, and she was a US born lady, and she's an American poet and one of the most widely read and influenced poet of the second half of the 20th century. She is, and if I talk about this poem, Aunt Jennifer's Tiger, in this poem she talks about a woman's experience in her married life. That what is the experience of a woman ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ कि एक वुमेन का एक्सपीरियंस क्या होता है उसकी मैरिड लाइफ के दौरान, वो क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स, ऐसे क्या क्या हर्डल्स उसको फेस करने पड़ते हैं अपनी मैरिड लाइफ के दौरान. तो इस पोइम के थ्रू एडन रिच ने यही बताया है. एंड शी हैज़ ऑल्सो ट्राइड टू एक्सप्लोर द इनर फीलिंग्स ऑफ अ वुमेन. उसकी इनर फीलिंग्स बताई हैं वुमेन की, इनर फीलिंग्स ऑफ अ वुमेन हु इज़ लिविंग अंडर द डोमिनेंस ऑफ अ मैन. ठीक है, जो किसके डोमिनेंस के नीचे रह रही है, एक मैन के डोमिनेंस के नीचे, जो कि एक हमारी सोसाइटी होती है, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है. तो कैसे उस वुमेन को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें उसको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है. एंड दिस इज़ अ जेंडर वाइज जेंडर इक्वलिटी के बारे में यहाँ पे उन्होंने बोला है, और मेन शॉविनिज्म के बारे में यहाँ पे बात की गई है. टॉक अबाउट द टाइटल हियर अगेन, आंट जेनिफर्स टाइगर. हियर द टाइगर सिंबलाइजेज द मेल्स ऑफ आवर सोसाइटी. मेल्स ऑफ आवर सोसाइटी, मेल जो हमारी सोसाइटी के जो मेल्स हैं यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये टाइगर्स. आंट, so it is representing, tigers are representing the males of our society. Okay, so now let us begin our poem and read it line by line. I'll tell you the difficult words of this poem. Yes, so here is the first stanza. Aunt Jennifer's tiger prance across the screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. First of all, write down the meaning of the difficult words in this stanza. The meaning of prance is jumping, jump. Yes. And denizens means native. It is given here also, dwellers, native. Okay. And sleek chivalric certainty. Chivalric means bravely. Okay, so here the poetess is saying that Aunt Jennifer's tiger pranced across the screen. Here, the Aunt Jennifer, the poetess, is talking about a lady whom she addressed as Aunt Jennifer. यहाँ पे जो हमारे पोइट हैं एड्रिन रिच, वो एक लेडी को एड्रेस कर रही हैं जिनका नाम क्या है, आंट जेनिफर. तो वो आंट जेनिफर वो क्या कर रही हैं, वो टाइगर्स एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो टाइगर्स बना रही हैं, टाइगर्स बना रही हैं अक्रॉस, मतलब किसके अराउंड एक क्लोथ है, वॉल हैंगिंग है, वहाँ पे या तो वॉल हैंगिंग या फिर एक कपड़े के ऊपर वो टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है. और वो जो टाइगर्स हैं जो उसके ऊपर वो बना रही है, वो टाइगर्स क्या कर रही हैं, दे आर जंपिंग ऑल अराउंड, दे आर जंपिंग ऑल अराउंड ओवर द फैब्रिक. ठीक है, तो हियर इन दिस first line the poetess Adrian Rich wants to say that Aunt Jennifer is embroidering a piece of cloth. It could be a table cloth or a wall hanging. उसके ऊपर वो क्या कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं. क्या बना रही हैं उसके ऊपर, वो टाइगर बना रही हैं. और वो टाइगर क्या कर रही हैं, दे आर जंपिंग, दे आर prancing over across the screen. Okay, bright topaz denizens of a world of green. And these tigers are the dwellers of
ब्राइट टोपाज हेयर इज़ द, यहाँ पे फिजिकल हमें अपीयरेंस बताई गई है उन टाइगर्स की। वो टाइगर्स कैसे दिखते हैं, उनका जो पैटर्न है टाइगर्स का, वो जो कैसे दिखते हैं, वो बिल्कुल ब्राइट येलो कलर के हैं, बिल्कुल ब्राइट येलो कलर के हैं। टोपाज मीन्स येलो, बिल्कुल उनका जो कलर है वो कैसा है, ब्राइट येलो कलर का है। जैसे कि एक टोपाज स्टोन होता है, जैसे कि एक टोपाज स्टोन होता है उसका कलर येलो होता है, सिमिलरली वैसे ही किसका कलर है, इन टाइगर्स का कलर है बिल्कुल ब्राइट येलो। ब्राइट येलो हैबिटेंट है वो कहाँ के ड्वेलर्स हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, सॉरी, कहाँ के रहने वाले हैं, ग्रीन, यानी कि वर्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है फॉरेस्ट के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे इन 2 लाइन्स में पोइटस वांट्स टू से दैट Aunt Jennifer is making an embroidery of the tigers that are prancing across the screen, prancing across the tablecloth or the wall hanging on which she was making that embroidery, and they are looking like a bright topaz, like a stone, like a topaz stone, like in a bright yellow color, and they are the denizens, they are the dwellers of a green world, that is they are the dwellers of a forest, and they do not want to fear the they do not fear the men beneath the tree। और वो जो टाइगर्स हैं उन ट्री के नीचे कोई अगर मैन आया है उनसे वो डरते नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल प्राउड हैं, फियरलेस सिटीजन्स हैं फॉरेस्ट के। दे डू नॉट फियर द मैन बेनेथ द ट्री। जो मैन वहाँ पे उनका शिकार करने के लिए आए हैं, हंटिंग करने के लिए आए हैं, वो उनसे डरते नहीं हैं। वो जो मैन वहाँ पे ट्री के नीचे आए हैं उनसे वो डरते नहीं है। कौन, ये टाइगर्स उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। तो हियर द पोएटस वांट्स टू मेक ए कंट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड टाइगर्स। यहाँ पे कंट्रास्ट कर रही है जो पोइटस है हमारी आंट जेनिफर और उनके टाइगर्स के बीच में। जो टाइगर्स हैं वो टाइगर्स कैसे हैं, बिल्कुल फियरलेस हैं, उनके अंदर कोई डर नहीं है इंसानों का, वो इंसानों से डरते नहीं हैं। लेकिन द लेडी दैट इज़ द आंट जेनिफर हु इज़ एम्ब्रॉयडरिंग दैम इज़ नॉट सो। वो वैसी नहीं है। वो कैसी है, वो डरती है, वो डरी हुई है, वो अपने समाज से, वो अपने हस्बैंड से, वो अपनी जो फैमिली में फेस कर रही है उन सब चीज़ों की वजह से वो डरी हुई है। तो यहाँ पे कंट्रास्ट है कि वो जो टाइगर्स हैं दे आर फियरलेस, दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट yes they move, pace means they move in sleek, मतलब smoothly, they move very smoothly and bravely with full confidence. They are moving in their natural place, they are moving in their wilderness, they are moving freely in their natural habitat, that is the forest. They are moving fearlessly in the forest, they are fearless. So here in this stanza the poet wants to highlights Aunt Jennifer's fears। यहाँ पे पोइट जो है हमारी एंटन रिच जो है वो आंट जेनिफर्स का फियर दिखा रही हैं, डर दिखा रही हैं। और आंट जेनिफर अपने से बिल्कुल अपोजिट, अपने से बिल्कुल कंट्रास्ट करते हुए एम्ब्रॉयडरी बनाती है, वो डरी हुई है। और जो वो एम्ब्रॉयडरी बना रही है वो कैसी है, बिल्कुल फियरलेस है, उनको किसी का डर नहीं है। फॉरेस्ट में कोई भी आ जाए, कोई भी मैन आ जाए ट्री के नीचे, लेकिन वो जो टाइगर्स हैं वो किसी से भी नहीं डरते हैं, वो कंटिन्यू प्रांस करते रहते हैं बिना किसी के डर के। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पैरा, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पैराग्राफ। यस, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even in the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Now, here the poetess is saying that Aunt Jennifer's fingers fluttering through the wool. When Aunt Jennifer was making that particular embroidery, जब वो आंट जेनिफर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, वो बना रही है टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है उस पर्टिकुलर क्लॉथ या वॉल हैंगिंग के ऊपर, तो उसकी जो फिंगर्स हैं वो क्या कर रही हैं, फ्लटर कर रही हैं, ट्रैम्बल कर रही हैं, काँप रही हैं, ठीक है। her fingers are trembling through her wool, because it may be because of old age or because she is very much afraid of the society, she is very much afraid of her husband, find even the ivory needle hard to pull। और उससे वो जो आइवरी नीडल है, आइवरी नीडल क्या होती है बच्चे, वो जो एनिमल एलिफेंट की ट्रंक से बनती है नीडल, वो बिल्कुल ये यहाँ पे गिवन है, वो बहुत ही मुश्किल से, वो
उसको पुल नहीं कर पा रही है, उसको पेन हो रहा है, शी वॉज इन पेन वाइल डूइंग दैट पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी ऑफ टाइगर बिकॉज द टाइगर्स आर शार्पली कंट्रास्टेड विद हर ओन करेक्टर, है ना। जो टाइगर्स है वो पूरी की पूरी तरह उससे कंट्रास्ट कर रहे हैं, तो वो जो नीडल है वो उसको बहुत ही हार्ड लग रही है पुल करने में। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और जो अंकल का वेडिंग बैंड है, यानी कि वेडिंग बैंड यहाँ पे उसकी एक यू कैन से दैट जो उसने रिंग पहनी है, यू कैन से दैट जो उसको एक बंधन में जो वो बंधी है अंकल के साथ, वो उसके ऊपर मतलब अंकल उसके हस्बैंड यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं वो उसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा बर्डन है उसके लिए। मतलब ये एक मतलब जो उसका एक कहते हैं ना कि वो बंधन में बंधी है ना, जो जिस बंधन में बंधी है वो अंकल के साथ, वो उसके ऊपर एक बर्डन के रूप में है, वो उसको वो बहुत ही ज़्यादा बर्डन सम लग रहे हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल सकती। एक हथकड़ी की तरह वो एक बैंड की तरह उसके अराउंड बंधे हुए हैं जिसके अंदर से वो बाहर नहीं निकल सकती है, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू पुल हर नीडल अप एंड डाउन, ठीक है। और उसने फिर वो वेडिंग नीडल डिस्क्राइब, उसने वेडिंग रिंग यहाँ पे डिस्क्राइब करी है, वेडिंग बैंड यहाँ पे डिस्क्राइब करा है जो कि अंकल ने उसको पहनाया हुआ है, जिसके बंधन में वो बंधी हुई है, ठीक है। और वो कह रही है वो इट सीम्स लाइक अ बर्डन टू हर, इट इज़ जस्ट अ बर्डन टू हर, क्योंकि वो उसमें से बाहर नहीं निकल सकती है। उसने बहुत सारी मैरिड लाइफ में डिफ़िकल्टी फेस करी हैं, किसकी वजह से, उस बैंड की वजह से ही जो कि उसको पहनाया गया था शादी के टाइम पे। वो रिंग हो सकती है, दैट में बी अ पर्टिकुलर बैंड ऑल्सो, वो हैवी बैंड जो उसको पहनाया गया है ना रिंग के रूप में, वो एक बंधन है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक रिंग की अगर मैं बात करूँ तो रिंग को एसोसिएट किया गया है उसके कई बैड एक्सपीरियंसेस से जो उसने लाइफ में फेस किए हैं। उस रिंग की फॉर्म में, उस रिंग के पहनाने के बाद जो उसने कई बैड एक्सपीरियंसेस टॉर्चर की फॉर्म में फेस किए हैं, जो उसके हस्बैंड का डोमिनेटिंग बिहेवियर है उसके ऊपर, उसकी वजह से जो उसने फेस किए हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ की बात की गई है, ठीक है बच्चे। क्लियर हो गई आपको बात, सेकंड स्टैंजा क्लियर है। तो इन दिस स्टैंजा the poet wants to say that poet wants to describe the fear of Aunt Jennifer. She wants to describe the fear of Aunt Jennifer towards her husband. उसके हस्बैंड के प्रति उसका क्या डर है, वो कैसे डरती है अपने हस्बैंड से। She says that while she is doing the embroidery, while Aunt Jennifer is making that embroidery, her hands were fluttering, her fingers were quivering, shaking with the fear of her husband, ठीक है। Her husband doesn't approve of her hobby of embroidery, therefore she trembles while she is embroidering the piece of cloth, and it becomes difficult for her to pull that needle. उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है वो नीडल को पुल करना, अप एंड डाउन उसको बनाना, एम्ब्रॉयडरी करना। फिर उसके बाद हमारी आंट जेनिफर हमारी पोइटस ने ये डिस्क्राइब किया है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। और ये फिर उसके बाद पोइटस ने डिस्क्राइब किया है कि ये बर्डन क्या है, ये बर्डन उनके ऊपर कब पड़ा, जब उनकी शादी हुई। उन्होंने डिस्क्राइब करी है वेडिंग रिंग, उनकी आंट जेनिफर की वेडिंग रिंग जो उन्होंने पहनी हुई है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ बर्डन फॉर हर, ठीक है। टॉर्चर, जिस रूप से उसको टॉर्चर किया जाता है ये वेडिंग रिंग पहनाने के बाद, तो उसके जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। ओके बच्चे, क्लियर हो गया ये वाला स्टैंजा। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। सो हियर इट इज, when aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals. Still ringed with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Now, in the last stanza, the poetess is saying that, and then Rich is saying that, when Aunt Jennifer is dead, जब Aunt Jennifer मर गई, ठीक है, she wants to say that, the poet says that one can easily sense Aunt Jennifer desire for freedom in the stanza by reading this stanza. वो कहते हैं जब Aunt Jennifer मर जाएगी, उसके जो terrified hands हैं वो बिल्कुल will lie still ringed with ordeals. उसके जो terrified hands हैं बिल्कुल वो क्या होंगे, वो अभी भी मतलब बंधे हुए होंगे उन डिफ़िकल्टीज़ के साथ, उस ordeals के साथ, उन वो जो उसने एक बैड एक्सपीरियंस फेस करे हैं उसके साथ, ठीक है, जो जिससे वो मास्टर्ड हुई है पूरी ज़िंदगी में, जो जो उसके ऊपर टॉर्चर किया गया, जो उसे फ्रीडम नहीं मिली उसके साथ, क्योंकि जब वो मरेगी तभी भी उसके हैंड में वो रिंग रहेगी, है ना। उसके वो लाइफलेस हैंड उसके ऊपर रखे जाएंगे, जब वो मरेगी तो उसकी डेड बॉडी के ऊपर ही रहेंगे ना, तो तब भी वो उसी के साथ ही
मतलब मरते टाइम तक वो उसी के साथ रहेंगे। लेकिन जो टाइगर उसने बनाए हैं उस पैनल में, जो टाइगर्स उसने स्क्रीन में बनाए हैं, वो क्या करेंगे, दे विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। वो क्या करेंगे, वो जंप करते रहेंगे विदाउट एनी फियर, वेरी प्राउडली और विदाउट एनी फियर, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रांस करते रहेंगे, जंप करते रहेंगे, उनके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है। इवन आफ्टर हर डेथ ऑल्सो वो दे कीप ऑन प्रांसिंग एंड प्रांसिंग एंड प्रांसिंग। ठीक है, तो एक पेसिमिस्टिक नोट के साथ हमारी ये पोइम जो है एंड होती है, जिसमें पोइट किसकी वो बता रहे हैं, फ्रीडम की डिज़ायर बता रहे हैं कि आंट जेनिफर की फ्रीडम के लिए, फ्रीडम क्या थी उसके लिए। ठीक है, और फियर से बाहर निकलना क्या था। क्यों, क्योंकि उसने ये चीज़ किसके थ्रू शो करी है, इसने ये चीज़ टाइगर्स के थ्रू शो करी है। टाइगर्स को उसने बनाया, क्यों ऐसे टाइगर्स को बनाया जो कि क्या है, फ्री हैं, विदाउट एनी फियर। वो क्या कर रहे हैं, प्रांस कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, उनको किसी का डर नहीं है। तो वो भी उनकी तरह क्या होना चाहती है, अपनी लाइफ में फ्री होना चाहती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पोइटस ने यही बताया है कि कैसे वन कैन मतलब हम लोग इजीली सेंस कर सकते हैं आंट की डिज़ायर फ्रीडम के लिए और फियरलेसनेस के लिए, किसके थ्रू, जो उसने डिज़ाइन बनाया है टाइगर्स का, उसके थ्रू। और उसके बाद वो ये कह रही हैं, फर्दर हमारी पोइटस ये कह रही हैं दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर आंट टू अचीव दिस फ्रीडम। अपनी लाइफ में उसके लिए ये पॉसिबल नहीं हुआ ये फ्रीडम अचीव करना। वो सिर्फ ये कब अचीव कर सकती है, आफ्टर हर डेथ ही अचीव कर सकती है। लेकिन यहाँ पे भी आयरनी यूज़ की गई है, इसके यहाँ पे भी आयरनी यूज़ की गई है। क्या आयरनी यूज़, इस बेटे क्या आयरनी यूज़ की गई है, यहाँ पे बोला गया है कि इवन आफ्टर डेथ ऑल्सो उसके टेरिफाइड हैंड भी अभी भी रिंग्ड होंगे उस ऑर्डियल्स के साथ, वो रिंग अभी भी होंगे उस ऑर्डियल्स के साथ जो जो कि उसने अपनी लाइफ टाइम में फेस की है। वो रिंग अभी भी उसके फिंगर में रहेगी, और वही रिंग किससे कनेक्टेड है, उसके बैड एक्सपीरियंस से कनेक्टेड है। मगर लेकिन अगर हम देखें तो डेथ के साथ होता क्या है, डेथ के साथ हमारी जो लाइफ की जो सारी जो भी बैड एक्सपीरियंस है वो ख़त्म हो गए। अब जो भी हमने मास्टर, जो भी हम लोगों ने अपनी लाइफ में फेस किया, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आफ्टर डेथ उनका कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे यही आयरनी की गई है, क्योंकि पोइट ने क्या बोल दिया कि ये जो है उसके साथ ये तब भी रहेंगे जब वो मर जाएगी, तब भी उसकी ये ordeals जो उसने फेस करी है लाइफ में, डिफ़िकल्ट टाइम, बैड एक्सपीरियंस फेस किया है, वो तब भी उसी के हाथ में ही रहेंगे, उसके साथ ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की है, आयरनी की बात की गई है। ठीक है, तो ये जो रिंग है ये एक सोल, यू कैन से दैट सोल प्रूफ है उसके टॉर्चर्स का, जो उसने अपनी लाइफ में फेस किए हैं, उसके हस्बैंड ने जो उसको दिए हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे हमारा पोएम जो है एंड होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है जो टाइगर्स उसने डिज़ाइन किए हैं आंट जेनिफर ने, वो हमेशा उसकी डिज़ायर्स को डिपिक्ट करते रहे हैं कि उसकी डिज़ायर क्या थी लाइफ में, वो भी फ्रीडम चाहती थी, वो भी फेयरलेस होना चाहती थी। ठीक है, और जैसे कि वो टाइगर्स जंप कर रहे हैं प्राउडली और ब्रेवली उस पीस ऑफ क्लॉथ की तरह, वो भी बिल्कुल प्राउडली और ब्रेवली और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती थी। उन किसी के अंडर आके, किसी के कोई उसको डोमिनेट कर रहा था, और वो उनके हस्बैंड थे जो उसको डोमिनेट कर रहे थे बार बार, और उसने वो ये सब चीज़ें फेस की थी। यस बच्चे, तो अब हम लोग अगर इसकी लिटरेरी डिवाइसेस और राइम स्कीम के ऊपर आते हैं, तो लेट अस डिस्कस द सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट द राइम स्कीम फॉलोड इन दिस पोएम। राइम स्कीम यू कैन सी हियर in the first stanza, last word screen, green, tree, certainty. So here the rhyme scheme is screen, green, a, tree, certainty, b. So here the rhyme scheme followed is a, b. Okay, so this is the rhyme scheme. Now first poetic device or literary device used in this is anaphora. Anaphora, what is anaphora? Anaphora is a poetic device when two or more than two consecutive lines begin with the same word, then the poetic device used there is anaphora. Here we can see in the third and fourth line that both these lines start with the same word, that is they. So here the poetic device used is anaphora. Okay बच्चे, so here the poetic device uses anaphora. Second poetic device, if I talk about, is metaphor. Second poetic device used here in the first stanza is metaphor. Metaphor. What is metaphor? Metaphor is a poetic device where the poet makes an indirect comparison. Here the poet makes an indirect comparison between the tigers, between the color of tigers and the stone, that is bright topaz denizens.
ठीक है. Here the poet says that the color of the tiger is as same as the color of a topaz stone. ठीक है. तो here the poetic device used is metaphor. Now let us come to the second stanza and know about the rhyme scheme followed in the second stanza and the literary device used in this also. Here again the rhyme scheme followed is A A B B, and the poetic device first used in this stanza is alliteration. Here we can see in the first line fluttering fingers, fingers fluttering, and we know that alliteration is the poetic device, that is repetition of our consonant word in a line or in a group of lines. Here we can see F F. So here the poetic device used is alliteration. Okay, so let us come to the last stanza of this poem and know the rhyme scheme and poetic device used in last stanza. Same again, the rhyme scheme is A A B B, and if I talk about the literary device used in the stanza is alliteration again, as we can see that prancing proud, here prancing proud, P P consonant is repeated here, so the poetic device uses alliteration. Okay, so this was our poem. Let us summarize it, and we have read that Anton Rich's Aunt Jennifer's Tiger depict a woman trapped within the cultural constraints and responsibilities of married life. है ना. हमने क्या रीड किया इसमें, हमने यही रीड किया कि ये जो पोइम है एड्रिन रिच की, ये क्या डिपिक्ट करती है, एक ऐसी वुमेन को डिपिक्ट करती है जो कि एक कल्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में दबी हुई है, ट्रैप्ड है. मैरिड लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उनके बीच में वो फंसी हुई है. इन द फर्स्ट स्टैंजा आंट जेनिफर सिचुएशन एंड करेक्टर इज कंट्रास्टेड विद हर आर्टिस्टिक क्रिएशन. यहाँ पे उनका फर्स्ट स्टैंजा में कंट्रास्ट किया है पोइट ने उनके करेक्टर को उसकी आर्ट के साथ, जो उसने आर्ट बनाई है, जो कि क्या पोर्ट्रे कर रही है, उसकी एस्पायरेशन को पोर्ट्रे कर रही है. ठीक है. द tapestry on which she has knitted tigers are very symbolic of what she wants to be in life. जो उसने बनाया है, जो उसने ड्रॉ किया है आर्ट, वो सीधा सीधा क्या डिस्प्ले कर रहा है, वो यही डिस्प्ले कर रहा है, यही पोर्ट्रे कर रहा है कि वो अपने लाइफ में फ्रीडम चाहती है, फियरलेसनेस चाहती है, पावर चाहती है टाइगर की तरह. जैसे कि हमने रीड की थी लास्ट लाइन, द पेस इन स्लीक शिवॉलरिक सर्टेनिटी, कि वो मूव करते हैं स्मूथली, बिल्कुल ब्रेवली, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वो मूव करते हैं अपनी लाइफ में. उनको किसी का डर नहीं है, उनको उस मैन का डर नहीं है जो ट्री के अंडर प्रेजेंट है. तो वो भी उसकी तरह बनना चाहती है, टाइगर्स की तरह बनना चाहती है, लेकिन उसने अपने मन की फीलिंग्स को किसके थ्रू बताया है, अपनी आर्ट के थ्रू ही बताया है. ओके बच्चे. शी वॉन्ट्स टू बी कॉन्फिडेंट, सेल्फ एश्योर्ड एंड हैप्पी. हमने यही रीड किया. ब्राइट टोपाज की जो बात हुई है वो उसके बारे में वो एनर्जी को भी शो करते हैं, सिंबलाइज करते हैं. और जो ग्रीन है वो हमें किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, स्प्रिंग को, हैप्पीनेस को, रीबर्थ को. ओके बच्चे. सेकेंड स्टैंजा में आंट जेनिफर्स की प्रेजेंट स्टेट डिपिक्ट हुई है कि प्रेजेंटली वो क्या कर रही है, प्रेजेंटली वो. सेकेंड स्टैंजा में आंट जेनिफर की प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट स्टेट डिपिक्ट की गई है. वो क्या कर रही हैं, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो टाइगर्स को स्क्रीन के ऊपर या फिर एक टेबल क्लॉथ के ऊपर ड्रॉ कर रही हैं. तो उनकी फिंगर्स क्या करती हैं, वो ड्रॉ करते टाइम फ्लटर करती हैं थ्रू द वूल. एंड ये क्या शो करती है, उसकी फिजिकल और मेंटल वीकनेस को शो कर रही है कि वो फिजिकली और मेंटली कितनी ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, और इतनी वीक हो चुकी हैं दैट इट फाइंड्स हर डिफिकल्ट टू पुल दैट नीडल. एंड द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स टाइगर. ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि that her marriage responsibilities weigh her down which makes her unable to realize her full potential. उसकी मैरिज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसने उसको क्या कर दिया है, उसको बहुत झुका दिया है, बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है, जो कि जिससे जो वो अब अपनी खुद की पोटेंशियल नहीं रियलाइज़ कर पा रही है. क्यों? क्योंकि वो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में
रहती है। शी एस्केप्स फ्रॉम हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन थ्रू आर्ट, वो अपने आप को उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल रही है, किसकी हेल्प से? वो आर्ट बना के, वो निटिंग करके, वो एम्ब्रॉयडरी बना के। ओके बच्चे, सेकेंड स्टैंजा में हम लोगों को ये पता चला। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड स्टैंजा की तरफ। फाइनल स्टैंजा में हमें एक इमेज डिस्प्ले हुई है जो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? फर्स्ट टू स्टैंजास को रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे द रेफरेंस ऑफ द हैंड, यहाँ पे जो हैंड्स की बात की गई थी लास्ट स्टैंजा में, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई की बात हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? आंट जेनिफर को, मतलब पूरी की पूरी आंट जेनिफर को ही सिंबलाइज कर रहे हैं, उसकी पूरी सिचुएशन को। क्या कह रहे हैं? दो हर डेथ वुड फ्री हर, हालांकि उसकी डेथ उसको उसकी जो प्रेजेंट मिजरेबल कंडीशन है उससे तो बाहर निकाल देंगे, लेकिन उसके जो हैंड्स है वो टेरिफाइड ही रहेंगे। उस वेडिंग रिंग, मरने के बाद भी वो जो रिंग है वो उसके हाथ में ही रहेगी, है ना, वो उसकी फिंगर से तो नहीं निकाली जाएगी, तो वो उसकी फिंगर में ही रहेगी, जो उसको बाइंड करके रखेगी उस ऑर्डियल्स के साथ, उन डिफ़िकल्ट टाइम्स के साथ, उन डिफ़िकल्टीज़ के साथ जो उसने अपनी लाइफ में फेस करी है। ठीक है बच्चा, द ओनली साइन, एक ही साइन है फ्रीडम का उसकी प्रेजेंट लाइफ का, वो क्या है? वो जो उसने आर्ट वर्क किया है, जो कि उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। ठीक है, जो किससे डिपिक्ट हो रही है? जो उसने टाइगर बनाया, दैट आर प्रेंसिंग, दे आर प्राउड, दे आर अनअफ्रेड। ठीक है, और जो एक्चुअल में वो चाहती थी अपने लाइफ में, तो और वो चीज़ उसने अटेन करी अपनी इमेजिनेशन से। ओके बच्चे, अब अगर हम बात करें जो इमेजेस यहाँ पे यूज़ हुई हैं पोइम के अंदर, क्या किसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे जो टाइगर वर्ड मैंने आपको बताया था, टाइगर्स यहाँ पे किसको सिंबलाइज करता है? टेरर एंड ऑप्रेशन। ठीक है, मतलब एक मेल वर्ड को सिंबलाइज करता है यहाँ पे। टाइगर्स किसको सिंबलाइज कर रहा है? Tigers are the symbol of terror and oppression, and I have already told you that it is the male word, it represents the freedom, it represents the male dominating society, है ना। And then we have come across the second word, fluttering wool, that highlights the extensive oppression of the woman, कि कितना ज़्यादा उसको ऑप्रेस किया गया है उस वुमेन को। तभी वो जब एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो उसकी फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं। आंट जेनिफर जो है वो विक्टिम बनी है, ऑप्रेस्ड हुई है, जो कि उसकी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू उसकी फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं, ट्रेम्बल कर रही हैं, वो इसी को ही शो करता है। ठीक है, देन वी कम अक्रॉस द अनदर वर्ड, अंकल्स वेडिंग बैंड, दैट सिंबलाइजेज द सप्रेशन ऑफ वुमेन इन मैट्रिमोनी। शादी के बाद जो उसके ऊपर बर्डन आता है, अंकल का वेडिंग बैंड, बंधन जो था, वो यहाँ पे सिंबलाइज हो रहा है, जो मेल अथॉरिटी है डोमिनेंस को सिंबलाइज कर रहा है। एंड देन वी कम अक्रॉस द अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट इज रिंग्ड विद ordeals, इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रगल ऑफ स्पिरिट, इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जो कि आंट जेनिफर ने सफ़र किया है लेकिन कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया। वो जस्ट अपनी आर्ट के थ्रू अपनी फ्रीडम को रिवील कर रही है कि उसको भी फ्रीडम बहुत ही प्यारी है। ठीक है, वो भी चाहती है ऐसे फ्री होना जैसे कि उसके टाइगर्स फ्री वो उसने दिखाए हैं अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू। Now we will talk about the theme of the poem. The poem is a feminist poem, and it revolves around the theme of male chauvinism and gender conflicts. As I have already told you that it is about a male dominating society. It talks about that how male is dominating character in this society and how he oppress the female in his power. एंड इट ऑल्सो हाईलाइट्स द थीम ऑफ विक्टिमाइजेशन ऑफ द वुमेन, कि कैसे एक वुमेन विक्टिम बनती है अपने मेल काउंटर पार्ट्स की। एंड आंट जेनिफर इज ऑल्सो द विक्टिम of the same and suffers the oppression of her male counterpart, even though he is absent in the poem. Through the whole poem he's not revealed by Aunt Jennifer and even by our poet also. ठीक है, and सो विद दिस हमारी ये पोइम बच्चे ख़त्म होती है, आंट जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रिन रिच। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। इफ़ इट इज़ क्लियर टू यू ऑल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon and like this video too. Thank you.